दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स की सोशल कंडीशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जहां पहला पॉइंट है, पोजीशन ऑफ वुमेन सेम्स टू बी वर्सनिंग टर्न फ्रॉम द लेटर वैदिक टाइम। का मतलब ये है, जहाँ हम लोगों ने देखा कि अर्ली वैदिक एज में वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। मतलब सभा और समिति में भी वो पार्ट हुआ करती थी, उसका यज्ञ वगैरह में भी परफॉर्म करने के लिए उनको परमिशन मिलता था, और शादी के लिए भी एक प्रॉपर एज होती थी। और साथ ही साथ उन्हें अपना मतलब जिससे वो शादी करना चाहती थी वो अपना वर भी खुद चुन सकती थी। उनको इन सब चीज़ों का उनको अधिकार था। पर लेटर वैदिक एज में जो उनकी कंडीशंस हैं वो टाइम के साथ और डिग्रेड होती चली जाएंगी, मतलब चीज़ें और ख़राब होती चली जाती हैं। अनडिज़ायरेबल ऑफ द बर्थ ऑफ डॉटर बिकम प्रोपाउंड। चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि मतलब अब तो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि उनके घर में किसी मतलब कह सकते हैं आप लड़की का जन्म हो। वो बेसिकली सन की ही डिमांड करते थे, मतलब एक बेटे की ही डिमांड करते थे, और उनके लिए प्रॉपर पूजा पाठ करवाया जाता था कि लड़की ना हो, उनके घर में सिर्फ एक लड़का ही पैदा हो। मतलब अगर लड़की बाई चांस पैदा भी हो जाती थी तो उसको काफ़ी मतलब कह सकते हैं आप प्रताड़ित किया जाता था। उसके जो राइट्स वगैरह जो थे वो उसको मिलते नहीं थे। मतलब पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उसको सिर्फ घर की चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व रखा जाता था। खाना बनाना या छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं वो मतलब कह सकते हैं आपकी होम सेंट्रिक कर दिया था उसके लाइफ को। पॉइंट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट स्ट्रांगली फेवर द लोअरिंग ऑफ द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल टू प्री प्यूबर्टी स्टेज। मतलब इस एज में, लेटर वैदिक एज में आप देखेंगे कि उनकी शादियाँ भी प्यूबर्टी अटेंड करने से पहले ही करा दी जाती थी। मतलब काफ़ी छोटी वो रहती थी, अराउंड 10 साल के अंदर ही अंदर आप मान सकते हैं, उसी समय उनकी शादी करा दी जाती थी। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लियरली डिसअप्रूवल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। मतलब उनको एजुकेशन भी ना प्रोवाइड किया जाना, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई भी उनको नहीं कराई जाती थी। वैदिक लर्निंग फ्रॉम फॉर द वुमेन, मतलब वैदिक लिटरेचर भी उनको नहीं पढ़ाया जाता था। इन सब चीज़ों से उनको दूर कर दिया गया। इट इज़ सेड दैट एजुकेटेड वुमेन बिकम डिवॉइड ऑफ हर फेमिनिटी। उनका ऐसा मानना था कि अगर वुमेन को एजुकेट किया जाएगा तो वो ये भूल जाती हैं कि वो वुमेन है, मतलब वो एक स्त्री है। वो कुछ आदमियों जैसा व्यवहार उनका होने लगता है, और वो घर बार के मतलब कह सकते हैं आप कि वो घर बार का काम छोड़ के आदमियों का काम करने लगेंगी। वो इस चीज़ से वो डरते थे, इसलिए इन्होंने वुमेन्स की जो एजुकेशन थी वो बंद करा दी थी। फिर नेक्स्ट क्या है, वुमेन इन लेटर वैदिक पीरियड प्राइमरीली इन डोमेस्टिक चोर्स। इसका मतलब होता है कि लेटर वैदिक पीरियड की जो वुमेन थी वो बेसिकली होम सेंट्रिक वर्क, मतलब घर में ही घर के अंदर ही जो काम होते थे, जैसे खाना बनाना, अपने पति की मतलब पति के हिसाब से जो वो कहे वो करना, बच्चों की देखभाल ही करना, या बच्चे पैदा करना, वो भी सिर्फ लड़कों को पैदा करना। कुछ ऐसे ही काम उनके थे। मतलब उनको टोटली डिपेंडेंट कर दिया गया था मैन पे, कि वो कुछ खुद से कुछ कह सकते हैं कि आप मतलब डिसीजंस वगैरह ना ले सकें। इस तरह के कामों में उनको बिजी कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रेंड्स फॉर मैरिंग देम ऑफ एट प्री प्यूबर्टी स्टेज लीव्स लिटिल स्कोप फॉर वुमेन टू वॉइस देयर चॉइस ऑफ स्पाउस विच इज़ डिसाइडेड अपॉन बाई फादर। अब देखिए, बचपन में कहते हैं ना कि मतलब एकदम छोटी जब बच्चियाँ रहती थी, मतलब जब वो लड़कियाँ काफ़ी छोटी होती थी, उनकी शादी करा दी जाती थी। उस समय उनके दिमाग में मतलब कि छोटे बच्चे को शादी वगैरह के बारे में कुछ पता तो होता नहीं था। जो फादर किसी के भी साथ उसकी शादी करा देता था, तो जो बच्ची होती थी वो वॉइस रेज नहीं करती थी उसके अगेंस्ट कि मुझे शादी नहीं करनी है इसके साथ, या मुझे मतलब इस लड़के से शादी करनी है। कोई अपनी भी डिमांड ऐसा नहीं था कि वो रख सकती थी, क्योंकि वो छोटी थी, उसको खुद नहीं समझ में आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अपने पिता के ही हिसाब से जो वो कहते थे वो कर देती थी। मतलब अगर पिता ने कहा कि शादी करनी है तो वो शादी उस समय कर लेती थी। फिर नेक्स्ट है, द गृहपति हैड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द हाउसेस यूनिट्स एंड द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ हिज वाइफ। अब देखिए, जो गृहपति मतलब जो घर का मेल मेंबर होता है जिसका कंट्रोल होता है घर पे, उसे गृहपति कहते हैं। उसका प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे, घर पे जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज था उस पर उसका कंट्रोल हुआ करता था।
वाइफ के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे भी उसका कंट्रोल हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि जब तक घर में एक लड़का ना पैदा हो जाए तब तक वो कह सकते हैं आप सेक्सुअली हैरेस कर सकता था अपनी वाइफ को। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन। जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज थे मतलब पिता की जो भी जायदाद हुआ करती थी वो एक मतलब आगे चल के फादर टू सन ही सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती थी, वो घर के मतलब फीमेल मेंबर को नहीं ट्रांसफ़र किया जाता था। एंड रिचुअल सच एज अग्नध्येय। अग्नध्येय मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जब द्विजा परफॉर्म किया जाता है किसी बच्चे का या किसी लड़के का, जब उसका द्विजाकरण हो जाता है तो वो एबल हो जाता है घर के सारे सेक्रीफिशियल रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए, पूजा पाठ को में इन्वॉल्व होने के लिए, या यज्ञ में जो यज्ञ वगैरह हुआ करते थे उसमें फायर लगाने के लिए, मतलब आग वाग लगाने के लिए। अग्निध्येय एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइज विद द पेट्रिलिनियर एंसेस्टर्स। और अपनी पितरों की पूजा करना, कहते हैं ना अपने एंसेस्टर्स की पूजा करना भी काफ़ी एक कहते हैं इम्पॉर्टेंट रिचुअल हो गया था उस समय। फिर नेक्स्ट है द गृह सूत्र गिव्स लिस्ट ऑफ 8 टाइप ऑफ मैरिजेस। गृह सूत्र जो है वो हमें मेंशन करता है 8 टाइप ऑफ मैरिजेस जो कि लेटर वैदिक पीरियड में हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट क्या है लेटर वैदिक टेक्स्ट स्पीक ऑफ पॉलीगैमी, किंग कुड हैव एनी नंबर ऑफ वाइफ्स। पॉलीगैमी क्या क्या होता है, जो राजा होता है वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, उसे हम पॉलीगैमी करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस में था अपने साथ एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना। फिर नेक्स्ट क्या है ऐत्रेय ब्राह्मण स्टेटेड दैट इवन दो अ मैन हैव सेवरल वाइफ्स। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है, हो सकता है मतलब ऐसा स्टेट करता है कि जो आदमी है वो सेवरल वाइफ्स को रख सकता है, मतलब वो एक से ज़्यादा बीवियों को रख सकता है। वन हस्बैंड इज़ इनफ फॉर द वुमेन। पर लड़की औरतों के लिए क्या कहा है उसने औरतों के लिए कहा है कि लेकिन जो वुमेन है उसके लिए काफ़ी मतलब एक जो हस्बैंड है वो काफ़ी है, वो एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ वाइफ इज इन द लेटर वैदिक पीरियड वॉज टू फॉलो एंड ओबे हर हस्बैंड। मतलब जो वुमेन था जो वुमेन थी उसका जो प्रिंसिपल ड्यूटी था वो अपने कह सकते हैं कि अपने मतलब जो उसका हस्बैंड होता था उसको फॉलो करना, उसके हिसाब से चलना, मतलब जो चीज़ें वो कहें वो करना और अपने हस्बैंड को ओबे करना, ये उसकी मोरल ड्यूटी थी। वाइफ इज़ एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू द फिजिकल डिज़ायर ऑफ हर हस्बैंड वेन एवर ही डिमांडेड सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। मतलब उसकी एक ये भी ड्यूटी थी जब भी उसके हस्बैंड को सेक्सुअल डिज़ायर मतलब एरोज हो और उसका डिमांड वो करे, तो वाइफ का वो काम होता था कि वो अपने हस्बैंड के सेक्सुअल डिज़ायर को कह सकते हैं ना कि मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को उसको पूरा करे, ये वाइफ का काम होता था उस समय। फिर नेक्स्ट क्या है दिस स्पीक्स ऑफ द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द वाइफ इवन ओवर हर ऑन बॉडी। इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो वाइफ थी मतलब जो फीमेल हुआ करती थी उनका अपने ही बॉडी पे कंट्रोल नहीं हुआ करता था, उस पर भी कंट्रोल उसके हस्बैंड का हुआ करता था। फिर अदर प्रिंसिपल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वाइफ वॉज हर बेयरिंग मेल चाइल्ड। अब देखिए अब ये तो था ही और साथ साथ उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिर्फ एक मेल चिल्ड्रन को ही मतलब मेल चाइल्ड को ही पैदा करे, वो लड़की पैदा ना करे। द रोल ऑफ लेटर वैदिक वाइफ इज रिड्यूस टू द बियरर ऑफ मेल चिल्ड्रन। इन फैक्ट अपस्तंभ रिकमेंड्स दैट द वाइफ हु बोर ओनली डॉटर शुड बी अबंडेंट इन द 10th ईयर। मतलब जो वाइफ का रोल होता था उसे सिर्फ मेल चाइल्ड को ही कह सकते हैं आप रिप्रोड्यूस करने का ही हक था, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसी डिमांड थी उस समय कि ये जो वाइफ होती है उसको सिर्फ मेल चाइल्ड ही रिप्रोड्यूस करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर जो वाइफ सिर्फ एक लड़की को ही जन्म दे रही है उसे शादी के 10वें साल में उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब जो पति है वो अपने पत्नी को शादी के 10th ईयर में छोड़ सकता है। वन हु टॉक बैक टू द हस्बैंड मस्ट बी डिस्कार्डेड फोर्थविथ। मतलब जो अपने पति के पीठ पीछे उसकी बुराइयाँ किसी से कर रही हो तो ऐसी पत्नियों को भी जो मेल मेंबर होता है वो तुरंत छोड़ सकता है।
बृहदारण्यक उपनिषद मेंशन द रिचुअल फॉर ऑब्टेनिंग अ लर्न डॉटर। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें एक ऐसा रिचुअल मेंशन किया गया है जिससे लोग एक लर्न मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़ी लिखी और ज्ञानी लड़कियां प्राप्त करने की इच्छा जो रखते हैं उनको ऐसी लड़कियां ही मिलती हैं, ऐसा एक रिचुअल है बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑन अदर हैंड वुमेन वे आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेदा, और दूसरी तरफ वुमेन्स को वेदास वगैरह का ज्ञान लेने से दूर रखा जाता था, उनको पढ़ा लिखा नहीं दिया जाता था। फिर नेक्स्ट क्या है, देयर प्रेजेंस एज वाइफ वॉज रिक्वायर्ड इन द श्रौता सेक्रीफाइस। एक मतलब ये जो श्रौता सेक्रीफाइस है वहाँ पे वाइफ्स की रिक्वायरमेंट होती थी कि वो अपने पति के साथ बैठे। दे कुड नॉट परफॉर्म सच सेक्रीफाइस इंडिपेंडेंटली इन देयर ऑन राइट, बट वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी यज्ञ को परफॉर्म नहीं कर सकती थी इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से चाहे तो। फिर नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ नो रेफरेंस टू वुमेन प्रेजेंस इन द पॉपुलर असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति। मतलब वुमेन को सभा और समिति में भी इन्वॉल्व होने का कोई भी परमिशन नहीं था। फिर नेक्स्ट क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट रिफ्लेक्ट द मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑफ वुमेन इज़ डेंजरस। अब जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो क्या कहता है मेंस्ट्रुअल ब्लड के बारे में, जो वुमेन्स को होते हैं उसके बारे में उसका ये मत है कि जो टेक्स्ट था वो वुमेन्स के मेंस्ट्रुअल ब्लड को डेंजरस और पॉल्यूटिंग मतलब अशुद्ध बताता था। मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ इज़ नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन द सेक्रीफाइसेस, क्योंकि वो पॉल्यूटिंग और डेंजरस होता था इसलिए उनको किसी मतलब यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने में या कोई रिचुअल परफॉर्म करने को कोई भी परमिशन उनको नहीं था, वो वहाँ पे बैठ भी नहीं सकती थी। फिर नेक्स्ट क्या है, द सेक्रीफाइस हैज़ टू बी पोस्टपोन्ड और इट हैज़ टू बी परफॉर्म विदाउट हर। या तो सेक्रीफाइस को पोस्टपोन कर दिया जाता था या तो फिर उसके बिना परफॉर्म किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्या है, तैत्तिरीय संहिता रिफ्लेक्ट द टैबू एज वेल। मतलब तैत्तिरीय जो संहिता है वो इसको एक टैबू बताता है। इट वॉज इनअप्रोप्रिएट टू टॉक टू सिट नियर और ईट कुक्ड फूड बाय ए मेंस्ट्रुअल वुमेन। अब देखिए तैत्तिरीय संहिता क्या कहता है कि ये एक बहुत बड़ा टैबू है और जैसे मेंस्ट्रुअल वुमेन के साथ बात करने में भी और उसके साथ बैठने में भी और उसके द्वारा बनाया गया जो भोजन है वो भी करना एक पाप होता था। ये ऐसा तैत्तिरीय संहिता कहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हेन इंद्र किल्ड विश्वरूपा सन ऑफ अ गॉड वष्ट्री। मतलब ऐसा लिखा गया है कि जो इंद्र थे जिसने विश्वरूपा को मारा था, जो कि लड़का था गॉड वष्ट्री का, ही ट्रांसफर्ड 1/3 ऑफ द स्टेन ऑफ किलिंग अ ब्राह्मण टू ए वुमन। मतलब जब उन्होंने विश्वरूपा को मारा था तो उन्होंने जो ब्लड का स्ट्रेन था उसको ट्रांसफ़र कर दिया वुमेन में। दिस स्टेन इज सेड टू हैव टेकन द फॉर्म ऑफ वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड। और वो जो इस ब्लड स्टेन था वो वुमेन के अंदर एज अ मेंस्ट्रुअल पीरियड के रूप में निकल के आया। ऐसी एक कहानी बताई गई है इस संहिता में, मतलब तैत्तिरीय संहिता में। वुमेन वेयर एक्सपेक्टेड टू कन्फॉर्म टू डोसाइल रोल। डोसाइल मतलब क्या होता है कि मतलब जो बहुत पोलाइटली बात करता हो या बहुत जो सीधा साधा हो उसे डोसाइल कहते हैं। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू डोसाइल रोल, मतलब वो एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वुमेन जो होती हैं वो काफ़ी मतलब सीधी सादी सी रहें, विनम्र सी रहें, उनको ऐसा रोल प्रेफर किया जाता था उनसे। जो शतपथ ब्राह्मण है, स्टेट्स अ गुड वुमेन इज़ वन हु प्लीज हर हस्बैंड, डिलीवर मेल चाइल्ड एंड नेवर टॉक बैक टू हर हस्बैंड। शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है, अच्छी औरत वो होती है जो अपने हस्बैंड को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करती हो, और डिलीवर मेल चाइल्ड जो सिर्फ लड़कों को जन्म देती हो, और तीसरा क्या है, नेवर टॉक बैक टू हर हस्बैंड, मतलब अपने पति की बुराई भी उसके पीठ पीछे न करती हो। ऐसी वुमेन मतलब काफ़ी अच्छी वुमेन होती हैं शतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मणा described a daughter is a source of misery and states that only a son can be the savior of the family। अब देखिए जो ऐत्रेय ब्राह्मण होता है वो डिस्क्राइब करता है डॉटर को एज अ सोर्स ऑफ मिसरी, मतलब सारे जो दुखों का कारण होता है घर में उसे एक डॉटर को बताया गया है। एंड स्टेट्स दैट ओनली सन कैन बी द सेवियर ऑफ द फैमिली, और यह भी बताता है कि जो लड़का होता है सिर्फ वही घर को कह सकते हैं मतलब वही घर को
चीज़ों से मतलब बचा सकता है, कोई भी दुविधा या कुछ भी होता है घर पे तो सिर्फ उस चीज़ को एक लड़का बचा सकता है और संभाल सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिज़ायर ऑफ सन इज़ बॉर्न आउट इन मेनी हाइम्स। मतलब जो अगर देखिए लड़का पैदा करने का जो लड़का पैदा करने का विधि हुआ करता था, उसके लिए काफ़ी हाइम्स वगैरह लिखे गए थे, मतलब काफ़ी तंत्र मंत्र लिखे गए थे। एजस्टेशन राइट कॉल्ड द पुमसावना, मतलब एक रिचुअल भी हुआ करता था जिसको एक ऐसा रिचुअल भी था जिसको पुमसावना कहते हैं, वॉज प्रिस्क्राइब टू इंश्योर द बर्थ ऑफ द मेल चाइल्ड। इस रिचुअल को परफॉर्म करके ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ मेल चाइल्ड ही पैदा होते थे इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद और यह मंत्र पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्या है, अथर्ववेदा कंटेन चार्म्स फॉर चेंजिंग अ फीमेल फीटस इनटू द मेल वन। अब अथर्ववेदा में ऐसे कुछ चार्म्स लिखे गए हैं, मतलब ऐसे कुछ हाइम्स लिखे गए हैं जिससे जो फीमेल फीटस है वो मेल फीटस में चेंज हो जाता था, ऐसा उसमें लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, मैत्रेयनी संहिता सेज मेन गो टू द असेंबली नॉट वुमेन। मैत्रेयनी संहिता क्या कहता है, जो मेन होते हैं वो सिर्फ असेंबलीज में जाते हैं, जो कि सभा और समिति थी, ना कि वुमेन जाती हैं। वुमेन अपीयर्स एज अ गिफ्ट एंड कमोडिटीज़ ऑफ एक्सचेंज। समय वुमेन्स को एज अ गिफ्ट और कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज के तौर पर देखा जाता था। मतलब कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज मतलब कमोडिटी मतलब होती हैं कोई भी वस्तु हो गई, जैसे कि किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ लेना, इसे हम कहते हैं कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। इन द रेफरेंस टू राजाज गिफ्टिंग देयर डॉटर टू विन ओवर द सेजेस। ये सिर्फ ऐसा जो राजा होता था सिर्फ वही कर सकता था, मतलब सिर्फ वही करता ही था। वो अपनी डॉटर को बड़े बड़े साधु संतों को गिफ्ट में दे दिया करता था जब उसे साधु को मतलब खुश करना होता था। जब क्योंकि जो राजा होता था वो साधु संतों से मतलब यज्ञ वगैरह परफॉर्म करवाता था, तो एज अ कह सकते हैं आप दान दक्षिणा के रूप में अपने जो डॉटर को गिफ्ट कर दिया करता था वो बड़े बड़े ऋषियों को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।